नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीजीएल के एग्जाम्स की डेट्स आ चुकी हैं और जिनके जिनके भी सीजीएल मेंस के एग्जाम है वो लोग कंटिन्यूअस मेहनत करते रहे और जितनी भी मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कोशिश करें कि मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाकर एग्जाम में जाए। और हम लोग अपने सीएचएसएल की तैयारी के लिए जो सीजीएल के प्री के प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और लगभग 15 सेट 14 सेट्स पे काम कर चुके थे और आज हम लोग लेकर आए 15वां सेट जो कि 5 दिसंबर 2022 का चौथे शिफ्ट का पेपर है। तो देखिएगा उसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है ना। तो देखते हैं, कह रहे हैं 4 सेंटीमीटर वाले 3 वृत्तों को आपस में स्पर्श करते हुए रखा जाता है। यदि तीनों वृत्त को चारों ओर एक धागा कस कर बांधा गया है तो धागे की लंबाई। पहले एक बार मैं समझा देता हूं, फिर ये सवाल आप डायरेक्ट करेंगे, कभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने 3 सर्कल बना लिए। अब क्या होगा कि अगर धागे को कस के बांधा गया है तो कुछ इस तरीके से धागा पूरी तरीके से बंधेगा अगर कस के बांधा गया है। तो ये जो ऐसे करके ये भी आपकी यूज होगी इस तरीके से, यहां से ये यूज होगा और यहां से ये यूज होगा। ये जो मैंने येलो कलर से दिखाया है ये पूरी तरीके से एक धागा है जिसको कस के बांध दिया गया है चारों तरफ से। अब आपको उस धागे की लंबाई बतानी, तो एक्चुअल में निकालने का तरीका बता रहा हूं, लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे तो तरीका नहीं यूज करेंगे, आप डायरेक्ट ही इसको निकालेंगे। अगर हम इनके सेंटर्स को मिलाएंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि तीनों की जो रेडियस है वो सेम है। अगर इसकी 4 है तो इसकी भी 4 होगी, तो 4 4 से ये जो ट्रायंगल बन गया ये 8 सेंटीमीटर का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज है। और यहां से ये जो एंगल होंगे ये सारे 60 डिग्री मेंटेन करेंगे। ये सारे एंगल क्योंकि समबाहु त्रिभुज है 60 डिग्री मेंटेन करेंगे। अगर हम यहां से ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ को आपस में मिला दें, इससे यहां से ये और ये आपस में मिला दें, थोड़ा सा तिरछा हो सकता है बट अगर आप इनको मिलाएंगे तो ये आपस में एक स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि स्क्वायर नहीं आयत बनाएंगे। ये रेडियस हो जाएगी 4, ये रेडियस हो जाएगी 4 और ये दोनों भी बराबर बराबर है 8 8, तो आयत बनेगा, तो सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। एक आप किसी में अगर ऐसे करके देख लेंगे, ये 90 डिग्री बनेगा आयत की वजह से और ये 90 डिग्री का बनेगा आयत की वजह से। तो ये 90 90 180 और 60 जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 240। तो ये जो एंगल बचा हुआ है वो 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री और ये 120 डिग्री। तो अब हम आपको जो एक्चुअल बताने जा रहे थे वो समझ लेना आप, क्योंकि अब धागे की लंबाई हमको देखनी है। 120 20 से आप ये इतने 3 ये पार्ट देखेंगे, एक ये और एक ये, तो 360 डिग्री पूरा हो जाएगा। तो यहां से ये 2 पाई आर एक सर्कल का सरकमफ्रेंस पूरा हो रहा है। और दूसरी चीज देखेंगे तो ये आप देखेंगे 8, ये 8 और ये 8। तो अगर 8 8 देखेंगे तो 3 इंटू 8 ये कर दीजिए। रेडियस पता है आपको 4, तो 4 दूनी 8 पाई प्लस 8 3 24। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 8 पाई प्लस 24। तो ये आपका 4th ऑप्शन हो गया। ये मैंने पूरा सॉल्यूशन करके दिखाया, इस वजह से इतना टाइम लग गया। लेकिन जब आप आगे कभी एग्जाम हॉल में बैठेंगे और इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा लगाइए 2 पाई आर प्लस एन इंटू डी। एन इंटू डी का मतलब क्या है? एन का मतलब नंबर ऑफ सर्कल जितने आपस में टच कर रहे हैं, डी का मतलब हो गया डायामीटर, 2 पाई आर का मतलब है, आप सर्कमफ्रेंस देख लीजिए 2 पाई। अगर यूज करना है तो यूज करिए, नहीं रेडियस आर उठा के रख दीजिए। आप हमेशा ये बता सकते हैं कि बाहर जो चारों तरफ है वो उसकी जो जिससे बांधा गया उसकी लंबाई क्या होगी। फिर चाहे 3 सर्कल टच करें चाहे 4 टच करें, ये फॉर्मूले से आ जाएगा। बाकी मैंने सॉल्यूशन करके दिखाया है कि ये बना कैसे। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्योंकि आपको मैंने सॉल्यूशन करके बताया इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि सीधे फॉर्मूले से यूज करें। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, देखिएगा एक संख्या दे रखी है जो आपसे बताएगी कि 9 से डिविजिबल है। संख्या क्या है? 8 3 P 9 3 6 7 8 क्यूब। ये एक संख्या दे रखी है जो आपसे बताया गया कि ये 72 से डिविजिबल है। सॉरी 9 से नहीं, 72 से डिविजिबल है, 9 डिजिट्स की है। तो आपको वैल्यू बताना है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 12 का। तो 9 72 से डिविजिबल का मतलब 9 और 8 दोनों से डिविजिबल होगी। तो पहले आप क्या करें, इस 8 के रूल से ये निकाल लेते हैं। तो जैसे ही आप 7 8 क्यू को 8 से भाग देंगे तो 8 9 जा 72, 8 9 72, 72 के बाद एक्स्ट्रा बच रहा है 6। अगर 6 एक्स्ट्रा बच रहा है तो 6 की लाइन में क्या है जो 8 से पूरा पूरा कट सकता है? तो 64 क्यू का वैल्यू कंफर्म हो गया कि 4 होगा। अब अगर Q का वैल्यू कंफर्म हो गया तो अब P का वैल्यू देख लेते हैं 9 के रूल से। तो जब हम देखेंगे तो ये 6 3 9 9 3 9 से कट गया, ये भी 9 कट गया।
8 3 11, 11 7 18, ये 9 से कट गया, 8 4 12, तो P का वैल्यू आ जाएगा आपका 6। P का वैल्यू 6 मिल गया। Q का वैल्यू आपको पता है कि 4 है, अब उठा के रख लीजिए जो आपको वैल्यू निकालना है। P का वैल्यू 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12, 36 16 52 और 12 64, और 64 का जब आप स्क्वायर रूट देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 8। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। बहुत प्यारा सवाल। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने नंबर सिस्टम की इनिशियली क्लासेस ली हैं वहां पे बहुत सारी चीजें बताई हैं आपको। इस तरीके से एक एक करके करते चले जाइए। जितने भी लोगों का CHSL का एग्जाम होना है वो लोग इस पे प्रैक्टिस जरूर करते रहें, इससे बहुत फायदा मिलेगा आपको, ये बात याद रखिए। मैं जितना हो सकता है मैक्सिमम कोशिश करके आपके पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 8 cot थीटा बराबर 6। अब 8 cot थीटा बराबर, अगर आपको 6 पता है तो cot थीटा पक्का क्या हो गया, 6/8 हो गया। 6/8 को हम थोड़ी देर के लिख लें 3/4, ये हो गया आपका cot थीटा 3/4। आपको वैल्यू चाहिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने लास्ट 1-2 वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस किया है। अगर साइन और कॉस के इक्वल टर्म ऊपर और नीचे दे रखे हैं, एक 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 इक्वल टर्म है, तो आप इसका वैल्यू कॉस, इसे कॉस का वैल्यू और इसको साइन का डायरेक्ट वैल्यू मान सकते हैं। इसका रीजन है क्योंकि इक्वल वैल्यूज दे रखे हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट वैल्यू मान नहीं सकते हैं। आप डिवाइड करके कर सकते हैं। तो कॉस थीटा का वैल्यू 3 और साइन थीटा का वैल्यू आप 4 रखेंगे। तो यहां से जैसे ही आपने रखा साइन थीटा का वैल्यू 4 3 7 और 4 में 3 गया 1, तो जो आपका आंसर आ गया वो कितना आ गया 7। तो इसका जो आंसर सही हो गया वो कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन। ऊपर नीचे टर्म्स इक्वल है तो आप डायरेक्ट मान रखिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है एक्स, देखिए बहुत प्यारा सवाल है अलजेब्रा का। x² माइनस 2xy बराबर 84 और x माइनस वाई बराबर आपको 10 पता है ना, सॉरी 10 नहीं, माइनस का 10 पता है। तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि वैल्यू पुटिंग से कर लें कि -6 और -4 पे, -6 और 4 पे 10 हो जाएगा। चाहे -6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 6 चौको 24 दूनी 48, 36 और 48 84, 6 और 4 पे, -6 और 4 पे ये सेटिस्फाइड करेगा। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका भी बता रहा हूं कि x² माइनस 2xy का वैल्यू अगर आपको 84 पता है और अगर हम दोनों तरफ y² ऐड कर दे तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस y² माइनस 2xy, और ये क्या हो जाएगा 84 प्लस y²। आप बड़े समझदार हैं, आपको y का वैल्यू चाहिए और ये आपको दिख रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और x माइनस वैल्यू का वैल्यू हमको -10 पता है। -10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया आपका 16। तो ये हो गया 84 प्लस y², और y² का वैल्यू देखेंगे तो कितना आ गया, 16 आ गया। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी ये 16 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से देखेंगे y² जो हो गया ये 16 हो गया, तो y का वैल्यू कितना आ गया 4। हमसे y का ही वैल्यू पूछा गया तो आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन से जज कर सकते हैं तो सॉरी ऑप्शन से कह रहा हूं कि अगर वैल्यू पुट करके जज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक ये तरीका है जिससे आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि 5 का आंसर क्या होगा। ये देखिए कह रहा है एक टैंक में 3 नल ABC लगे हैं। ये टैंक को क्रमशः 10 घंटे, 20 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। सबसे पहले तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं, 2 घंटे के बाद नल C को बंद कर देते हैं और A और B चलते रहते हैं। प्रारंभ से 4 घंटे बाद नल B भी बंद कर दिया जाता है। शेष टंकी को नल A अकेला भरता है। तो A स्वयं के लिए द्वारा किए जाने वाला कार्य का प्रतिशत बताना है। देख लेते हैं क्या करना है इसमें। आपको पता है कि तीनों भरने वाले नल है। A 10 घंटे में भर देता है, B 20 घंटे में भर देता है और C आपका 25 घंटे में भर देता है। 10, 20 और 25, तो एलसीएम अगर हम ले लें तो टोटल वर्क जो हो जाएगा वो थोड़ी देर के लिए 100 हो गया। इसकी क्षमता हो गई 2 एफिशिएंसी, इसकी 5 हो गई और इसकी एफिशिएंसी हो गई 4। अब कह रहे हैं कि तीनों एक साथ काम करते हैं। अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो सबसे पहले तीनों नल एक साथ 2 घंटे के बाद सी को बंद करते हैं। 10 5 15 4 19, 19 दूना 38, यहां से 38 भाग काम हो गया तो बचा कितना भाग, 62 बचा। अब सी काम छोड़कर चला गया। अब जो बचा हुआ 15 वाले हैं इसमें नल बी भी 2 घंटे बाद, क्योंकि प्रारंभ से 4 घंटे बाद कर रहा है तो अब 2 घंटे बाद बी भी छोड़ के गया, तो 2 घंटे में इन दोनों ने किया होगा। यहां पे ये 2 घंटे काम हो चुका है और 2 घंटे में इन लोगों ने किया 30 भाग काम। तो यहां से जो बचा हुआ काम है वो कितना बचा आपका 32 काम बचा है। ये अभी ये वाला भी 2 घंटे हो चुका है काम। अब ये जो 32 काम बचा है ये ए ने अकेले किया। ए ने यहां पे 32 काम अकेले किया और शुरुआत के 4 घंटे और काम कर चुका है। 1 घंटे में 10 करता है तो 4 घंटे में 40,
तो ए ने टोटल 72 भाग काम किया। 100 में से 72 काम अगर ए ने किया तो ए ने कितना काम किया? 72% काम किया। ये क्वेश्चन इसका आंसर हो गया। अब आप डायरेक्ट वहां से भी सोच सकते थे कि ये तो मैंने करके दिखाया, बाकी अगर नहीं करना चाहते थे तो शुरुआत के 2 घंटे सी ने काम किया है, उसको छोड़ दीजिए। अगले 2 घंटे किसने काम किया? बी ने काम किया। सी ने 2 घंटे किया, वहां से छोड़ दिया, तो मतलब 4 दूनी 8 काम इसका निकाल दीजिए। और बी ने 4 घंटे किया तो 5 को 20 काम इसका निकाल दीजिए। 20 और 8 काम निकाल दीजिए, 100 में से 28 काम निकाल दीजिए, तो 72% पूरा काम किसने किया? ए ने। तो एक वो डायरेक्ट आप सोच सकते हैं, एक मैंने आपको पूरा करके दिखा दिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो गया, ये सेकंड ऑप्शन हो गया। आप एग्जाम में कैसे जज करते हैं ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्या कह रहा है देखिए, ये हिंदी में टाइप नहीं किया गया है, इंग्लिश में ही किया गया, तो पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। आप लोग एसएससी के एग्जाम देने वाले हैं, इतनी इंग्लिश तो जानते ही हैं। कह रहा है 2 टूरिस्ट बसेस स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड मूव अलोंग 2 रूट्स राइट एंगल्स एट स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस बिटवीन द बसेस आफ्टर 15 सेकेंड। देखिए एक बहुत प्यारा सवाल दे रखा है, मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन कह क्या रहा है कि एक ही पॉइंट से 2 बसेस जा रही हैं और राइट एंगल में जा रही है, मतलब एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ जा रही है, और अलग अलग स्पीड से जा रही है। ये जा रही है, इधर वाली जा रही है 48 किलोमीटर पर आवर से, 48 किलोमीटर पर आवर से, और ऊपर जो जा रही है वो जा रही है आपका कुछ 36 किलोमीटर पर आवर से, 36 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। और अब आपको ये बताना है कि आफ्टर 15-16 सेकेंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। देखो अब यहां से हमको पता है कि 1 घंटे में 48 जा रही है, तो यहां से अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं कि इनको ये देख लें कि 15 सेकंड में कितनी गई होंगी, तो अगर 15 सेकंड में देखेंगे तो ये 48 किलोमीटर का मतलब 48,000 मीटर हो गया, 48,000 मीटर। और ये 1 घंटे का मतलब 3600 सेकंड में, हमें 15 सेकंड में देखना है। आप बड़े प्यार से देख सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहां से जैसे ही आपने देखा तो 12 3 36, 12 चौको 48, 40, 3 से काट दिया 5, 4 पंचे 20, 200 मीटर ये इधर गया। कितना गया? 200 मीटर इस तरफ गया। अब ऐसे ही 36 से देखेंगे तो 36 बटे 3600 कर दीजिए, और 36,000 हो गया इंटू 15 सेकंड में, ये भी देखना है। तो ये गया है 150। ये कितना गया है? 150। ऊपर गया 150 मीटर, इधर गया है 200 मीटर। अब आपको पता है 3 4 5 एक ट्रिपलेट बनता है, तो 150 200 3 4 अगर ये देखेंगे 200, तो हमको पक्का कंफर्म हो गया कि 3 4 5 से जो ट्रिपलेट बनेगा वो जो बनेगा वो 250 मीटर जाएगा। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 250 मीटर। आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में भी बदल सकते थे, लेकिन वहां पे अगर कटता नहीं तो आपका टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है। इस वजह से हमने आपको इस तरीके से करके दिखाया है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब ये 15 सेकंड में 200 मीटर, ये 15 सेकंड में 150 मीटर। इनके बीच का यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा 150 और 200। राइट एंगल चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लें या तो ट्रिपलेट से देख लें। ये 3 4 5 एक ट्रिपलेट बन रहा है, तो 250 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया आपका। चलते क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि 7 कैसे करना है। देखिए कह रहा है √1 प्लस साइन है अपॉन √1 माइनस साइन है। देखिए बहुत सरल सवाल, ऐसे इतने सारे सवाल अभी तक हम लोग कर चुके। कुछ नहीं करना, कंजुगेट कर दीजिए। जैसे ही आपने कंजुगेट किया तो ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, जिसको हम लोग कॉस स्क्वायर लिखते हैं। ऊपर नीचे स्क्वायर से ये खत्म, 1 अपॉन कॉस ए होता है आपका सेक ए, और आपका साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा टेन है, तो सेक ए प्लस टेन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ऊपर से हमेशा याद रखिएगा कि अगर ये आपका 1 प्लस साइन में है तो सेक ए प्लस टेन ए और सेक ए माइनस टेन ए आंसर हो सकता है, और कॉस में है तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए या कॉसेक ए प्लस कॉट ए होता है। अगर ऊपर प्लस है तो प्लस का आंसर आएगा, और ऊपर माइनस है तो माइनस का आंसर आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 7वें का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी करके देख लीजिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 15 सेकंड 10 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन है, इजिली किया जा सकता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं ट्रायंगल ABC और QRP के जो एरिया है वो 9:4 के अनुपात में है। बहुत बढ़िया भाई। अब आपको एरिया पता है ABC और QRP के, अगर एरिया जो है वो 9:4 के अनुपात में है तो पक्का जो इनकी साइड्स होंगी वो 3:2 के अनुपात में होंगी, क्योंकि सिमिलरिटी दे रखी है कि सिमिलर है। तो अब आपको AB पता है 18 और BC पता है 15। AB पता है आपको 18 और BC आपको पता है कि 15। BC जो पता है वो 15 पता है, और आपको ये बताना है कि PR की लंबाई क्या होगी। चलिए देख लेते हैं भाई। PR की लंबाई देखनी है तो आपसे QRP की बात कही है, तो QR और RP ये बनेगी। अब आपको ये पता है ये 3:2 के अनुपात में है, तो 3 की वैल्यू 18 है, तो ये 2, लेकिन आपको QR नहीं बतानी है, PR बतानी है।
तो ये 3 2 के अनुपात में बनेगा, तो 3 की वैल्यू 15 है तो 2 की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो जो सही आंसर होगा 10। एक्चुअल ये दिया क्यों है ये समझ लीजिए, कंफ्यूज करने के लिए दो वैल्यू दे दी गई, कहीं बच्चे दूसरी वाली बराबर ना कर दें। अच्छा एबीसी है और ये क्या है, क्यूआरपी। अगर एबीसी और क्यूआरपी है तो एबी और क्यूआर वाली लेंथ सेम रेशियो में होंगी और बीसी और पीआर की लेंथ सेम रेशियो में होंगी। तो एबी और क्यूआर को जब सेम लेंथ में बनाओगे तो 3:2 यहां पे बनेगा इसमें, और जब बीसी और क्यूआर में आरपी में बनाओगे तो इसमें बनेगा। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, आप यहां से देख सकते हैं कि एबी और क्यूआर सेम रेशियो में होंगी और बीसी और पीआर सेम रेशियो में होंगी। तो हम डायरेक्ट बना सकते थे, लेकिन हमने दोनों इस वजह से करके दिखाएं ताकि आपके कंफ्यूजन दूर हो सके जो आपके एग्जाम में हो सकते हैं। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलते क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि 9 क्या कह रहा है। फिर से देखिए उसी तरीके का सिमिलरिटी का क्वेश्चन, आपकी बार साइड्स पता है बीसी और ईएफ जो पता है वो पता है 4 5। अच्छा अगर साइड्स पता है तो अब आपको एक का एरिया पता है दूसरे का बताना है, बहुत आसान है। बीसी और ईएफ की जो साइड्स है वो 4 5 के रेशियो में हो गई आपकी। अच्छा बहुत बढ़िया, अगर ये 4 5 के रेशियो में है साइड्स, तो जो इनके एरिया हो जाएंगे वो हो जाएंगे 16:25 के अनुपात में। 16:25 के अनुपात में ये हो जाएगा त्रिभुज एबीसी के लिए और ये हो जाएगा त्रिभुज डीईएफ के लिए। ये आपके त्रिभुज के एरिया के रेशियो आ गए। अब आपको एबीसी का रेशियो 16 का वैल्यू 80 दे रखा है, तो एक का वैल्यू 5 हो गया, हमें 25 का वैल्यू बताना, तो कितना हो जाएगा 125। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलते क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि 10th क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 10a बराबर 5/12। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए। अगर 10a 5 आपको पता है कि 5/12 है तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। 10a आपको पता है कि 5/12 है तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये पता है आपको, बहुत आसान है। आपको पता है कि राइट एंगल ये लंब बटे आधार, ये आपका 5 हो गया, ये 12 हो गया, तो जाहिर सी बात है ये 13 होगा। और अब आपसे पूछ रहा है कि कॉस ए क्या होगा। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा आपका 12/13। सीधे सीधे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि 11 क्या कह रहा है। इजी क्वेश्चन, बच्चा भी कर ले जाएगा, बहुत आसान। 11 नंबर फिर से एक क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है एलजेब्रा का। एलजेब्रा का क्वेश्चन कह क्या रहा है देखिएगा, आपसे कह रहा है कि x + 1/x = 1/2x = 3। ये आपको पता है और आपसे बताना क्या है, 8x³ अपॉन 1 + x³ का वैल्यू क्या होगा। आपसे ये पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है, ये आपको गिवन है। तो एक काम करिए, यहां से ध्यान से देखिए कि आपको जो करना है वो इसका क्यूब करना है। तो एक काम करें, दोनों में 2 का गुणा कर लें, तो ये 2x + 1/x का वैल्यू जो आपको देखने को मिल गया, ये देखने को मिल गया आपको 3 × 2 6। अब आप करें क्या, ध्यान से करेंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट दिया होता तो हम क्या करते, इसका क्यूब करके 3 गुना घटा देते इसी का नंबर का, लेकिन नहीं, अभी ध्यान देंगे। जब आप इसका क्यूब करेंगे तो 8x³ प्लस ये हो जाएगा 1/x³। पूरा करने की जरूरत नहीं, बट हम आपको दिखाई दे रहे हैं। 3ab करेंगे तो 3 × 2x × 1/x हो जाएगा, और ब्रैकेट में जब आप 2x + 1/x करेंगे तो इसका वैल्यू 6 हो जाएगा, और बराबर 6 का क्यूब कितना हो गया, 216 हो गया। अब आप जैसे ही देख रहे हैं ये कट गया, 3 × 6 = 36, 36 उधर घटा देंगे जाके, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 180। मुझे लग रहा है फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। कुछ भी नहीं कर रहा है, तरीका यही यूज करिए। अब जब डायरेक्ट आप करते हैं तो एक बात का याद रखा करें, आप सेम रूल फॉलो करिए कि क्यूब करके 3 गुना घटा देंगे, 216 - 3 का इसका 3 गुना करेंगे, 6 का 3 गुना 18, इसका 3 गुना। लेकिन याद रखिए क्या इनके कुछ कॉफिशिएंट दे रखे ना, तो उनका भी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर दे रखे तो x का कॉफिशिएंट 2 हो गया, नीचे वाले x का कॉफिशिएंट कुछ है नहीं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं डायरेक्ट। ये मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन करके दिखाया है। ये बात याद रखिएगा, इनके कॉफिशिएंट्स वाले, जब आप x + 1/x लेते हैं ना तो उनके कुछ कॉफिशिएंट नहीं होते, तो वो उस वजह से नहीं रखते हैं यहाँ पे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है बराबर आयतन वाले 3 घनों को सिरे से सिरे सटाकर आपस में जोड़ा जाता है। यदि घन का विकर्ण 6√3 है तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। ये बहुत प्यारा सवाल है और बहुत बार पूछा जाता है। देखिए मेरी एक बात का ध्यान रखिएगा, जब कभी 2 घनों को आपस में सटा के रखेंगे, अगर 2 सरफेस, अगर आप मान लीजिए एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये, अगर आप इनको सटा के रखेंगे तो जाहिर सी बात है ये दोनों सरफेस छिप जाएंगे। अगर छिप जाएंगे तो दोनों खत्म। एक घन में होते हैं 6 सरफेस,
6 सरफेस होते हैं, जब आप 2 को मिलाने गए तो एक सरफेस इसका और एक सरफेस इसका जो है आपस में छिप गया, तो 5 5 2 जब घन मिलाते हैं तो 10a² हो जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब 3 मिलाते हैं तो अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप क्या करेंगे, 4a² ऐड करते जाया करिए। तो एक घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a²। तो जब आप 2 का देखेंगे तो एक 4a² ऐड कर लीजिए तो कितना हो गया 10a²। अगर 3 का देखना है तो और एक 4a² ऐड कर लीजिए तो देखेंगे कितना हो जाएगा 14a² हो जाएगा। अब अगर आपको जो साइड पता है वो पता है 6√3, ये आपको घन का विकर्ण पता है, तो पक्की बात है जो साइड होगी वो 6 होगी। 14 इंटू अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें 36, 14 6 84, यहां से लगा 8, 14 3 42 और 8 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 50, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर डायरेक्ट कर सकते हैं, घनाभ बनाने की जरूरत भी नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि अगर एक का 6a² है और 2 को सटा के रखेंगे तो 10, 3 को सटा के रखेंगे 14, 4 को सटा के रखेंगे तो 18। ये एक पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या कह रहे हैं, कह रहा सेब को 350 रुपए में 100 की दर से खरीदा गया। 350 रुपए में 100 खरीदे गए, कह रहा है 48 रुपए के दर्जन के हिसाब से बेचे तो लाभ या हानि का प्रतिशत। देखिए बहुत बढ़िया सवाल, कह रहे हैं 350 रुपए में 100 खरीदे गए, 350 रुपए में कितने खरीदे गए 100 सेब, ये इस तरीके से ध्यान से समझिएगा। और 48 रुपए के 12 बेच दिए गए, 48 रुपए के कितने बेच दिए गए 12। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करना जानते हैं तो ये हो गया इसका सीपी 350 इंटू 12, और अगर देखेंगे 48 इंटू 100 ये हो गया इसका एसपी। अब सीपी एसपी को रेशियो में बना लो, 12 से काट दिया ये हो गया 4, 0 से 0 खत्म, 5 7 35 और 5 दूनी 10। अब 7 की चीज अगर 8 की बेची जाएगी तो 1 का फायदा होगा 7 पे। अगर 1 का फायदा होगा 7 पे तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं 14 सही 2/7% का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि आपको सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। बहुत प्यारा सवाल, सीधा सवाल, बहुत सीधा है, कंफ्यूज मत होइए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए, बहुत प्यारा मेथड होता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलते क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि 14 क्या कह रहा है आपका। देखिए कह रहा है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 3640 और 8 वर्षों में 4060 रुपए हो जाती है, वार्षिक अनुमानित दर बतानी है। देखिए आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है और आपको क्या पता है कि 2 वर्ष का जो आपको अमाउंट पता है वो पता है 3640, और आपको जो 8 वर्ष का अमाउंट पता है वो आपको पता है कि 4060। ये 2 चीजें पता है आपको। तो अब आप यहां से ये कह सकते हैं, सीधे सीधे से ध्यान देंगे कि यहां से 6 साल का जो आपको ब्याज दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, दोनों का अंतर करेंगे तो 420 रुपए, 420 रुपए इसका अंतर हो गया। तो पक्का 1 साल का ब्याज जो रहा होगा वो कितना रहा होगा 70 रुपए। अगर 1 साल का ब्याज 70 रुपए है तो 2 साल का ब्याज यहां से घटाएंगे 140 रुपए, तो जो आ गया आपको पता चल गया कि मूलधन था 3500 रुपए। 70 रुपए ब्याज है, 3500 पे इंटू 100 कर देंगे तो ब्याज का दर देखेंगे तो कितना परसेंट देखने को मिलेगा 2%। ये साधारण ब्याज का दर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। एक और बहुत आसान सवाल, ऐसे सवाल ना सिंपल इंटरेस्ट के मैंने जीडी के प्रैक्टिस सेट कराए, अभी हम लोग 15वां सेट कर रहे हैं लगभग सीएचएसएल के, और इतने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं ना अभी तक, तो ऐसे सवाल तो बिल्कुल कभी गलत होने ही नहीं चाहिए। इतने सारे सवाल हम लोग कर चुके हैं इस तरीके के। चलते क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं, 15 देखते हैं कि 15 क्या कह रहा है। कह रहा है त्रिभुज ABC में AB बराबर BC और PQR उसकी भुजाओं के, चलो बना लेते हैं ये कह क्या रहा है, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, तो बना लिया, ये त्रिभुज बना लिया मैंने ABC, और हमको पता है कि AB बराबर AC, ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है। कह रहा है AB BC और AC के मध्य बिंदु है PQR इनके मध्य बिंदु है। AB BC और AB BC और AC के मध्य बिंदु है PQR। चलो ठीक है, ये इनको आपस में मिला लेते हैं, तो ये PQR इनके मध्य बिंदु हो गए, PQR इनके क्या हो गए मध्य बिंदु हो गए। अगर मध्य बिंदु हो गए, आपको पता है PR जो पता है ये आपको पता है 5, ये कितना पता है 5। अब आपसे कह रहा है कि QR की लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई पूछ रहा है। देखिए एक मेरी बात समझिएगा, बहुत बढ़िया बात, कि अगर ये इनके मिड पॉइंट है तो पक्का ये बात कंफर्म है कि ये 1:2 के अनुपात में होगा और ये भी 1:2 के अनुपात में होगा। ये इनके मिड पॉइंट है, तो अगर ये 5 है तो QR भी जो होगी वो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो 5 सेंटीमीटर ही आएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर।
ये हो गया 15। बहुत इजी क्वेश्चन था और थोड़े से थ्योरम्स और थोड़े से पॉइंट अगर अच्छे से पता तो आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में और दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो ये 3:4 के अनुपात में हो जाती हैं। तो संख्याएं बतानी, एकदम इजी क्वेश्चन। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में थे, दोनों में 6 जोड़ देते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है 3:4। दोनों में कितना कितना ऐड कर रहे हैं 6 ऐड कर रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। 5 को 20, 7 21, अंतर 1 का, 6 18, 6 को 24, अंतर 6 का, 1 की वैल्यू 6, 6 पंचे 30, 6 7 42, संख्याएं कितनी आ गई 30 42। सीधे सीधे से किया जा सकता है, कुछ रेशियो बराबर मत करिए, कुछ भी मत करिए, एक सीधा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है जिससे आप बहुत आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन बन रहे हैं, कोई भी अभी तक ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला जो आपको कंफ्यूज कर सके। कह रहा है 5 अलग अलग कंपनियां ABCD रोबोटिक खिलौने बनाती हैं। इन 5 कंपनियों द्वारा उत्पादित रोबोटिक खिलौनों की कुल जो आपसे बता रखा है वो 8 लाख रुपए दे रखा है। प्रत्येक खिलौने के उत्पादन लागत 5,000 रुपए, तो कुल उत्पादन का वितरण निम्नलिखित पाई चार्ट में दिखा रखा है। कौन डिग्री में है? कह रहा है कंपनी A और E द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कुल लागत। देखिए कुल लागत कैसे निकालेंगे, देखिए 8 लाख और 5,000 वो बड़ी वैल्यूज हैं तो हम सिर्फ 8 और 5 को यूज करेंगे। आपसे डी और ई की बात कर, सॉरी ए और ई की बात कर रहे हैं, ए और ई की बात कर रहा है, तो ए और ई को अगर हम देखेंगे तो ये हमारा ए हो गया 90 और ये हो गया ई 126। 90 और 36 को जोड़ेंगे तो 126, ये 360 डिग्री पे। तो हम 8 और 5 से सॉल्व कर लें, जो भी आंसर आएगा उसको बाद में देख लेंगे कि कितना हो जाएगा। तो जैसे ही आपने सॉल्व किया तो 18 दूनी 36 और इसको सॉल्व करेंगे तो 18 सत्ते 126, ये हो गया आपका। जैसे ही आपने किया तो ये हो जाएगा 20, 8 5 40, तो 20 दूना 40, 7 दूनी 14। और आप देखेंगे इतने जीरो हैं हमारे पास, 14 वाला 140 करोड़, यही आपका आंसर हो जाएगा 140 करोड़, है ना। तो जो आपका आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। पूरा उतने जीरो रखने का कोई मतलब नहीं है, रखेंगे फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। आपको पता है, हाँ अगर ऐसा होता 14 करोड़, 140 करोड़, 1400 करोड़, इस तरीके तो हम जीरो रख के चेक करते कि क्या होगा, बट ऐसा जरूरत ही नहीं पड़ी कि क्योंकि अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, तो सीधा सा एक तरीका है, आप उसको हल करिए। देखिए एक 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है एलजेब्रा का, एक और क्वेश्चन। एलजेब्रा के 3 क्वेश्चन मिल चुके हैं अभी तक हम लोगों को और सारे के सारे बहुत बेहतर क्वेश्चन। आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आपको पता है। और आपको यहां से x बराबर 1 दे रखा है। देखिए x बराबर 1 दे रखा है, एक मेरी बात याद रखिए, जब भी कभी आपको जितने आपके पास इक्वेशन है उससे कम अननोन दिए जाए, मतलब आपको अननोन 3 दे रखे हैं, आपके पास इक्वेशन 1 है, तो ऐसे केसेस में आप वैल्यू पुटिंग यूज करिए अपनी तरफ से कुछ वैल्यू मान के। जैसे यहाँ पे x बराबर y तो गिवन है और y बराबर 1 और z बराबर 1 हम अपनी तरफ से रख सकते हैं, और रखने पे हम देख रहे हैं कि ये सेटिस्फाइड भी कर रहा है। अगर सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो वैल्यूज उठा के यहां रख दीजिए। एक्स वाई जेड अगर हम 1 1 रखेंगे तो ऊपर 10 5 15 7 22 हो रहा है और नीचे 13 6 19 3 22 हो रहा है, क्योंकि सब 1 1 है। तो 22 से 22 खत्म किया तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। आप ऐसी कोई भी वैल्यू यूज करिए जहां पे ये सेटिस्फाइड हो जाए, ये हमेशा फॉलो करता है आपका। बाकी दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते थे कि इसको इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स अगर 0 हो जाएगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जगह हम 3x वाई जेड रख सकते हैं, बट जरूरत नहीं है। बहुत सरल तरीका है ये, इससे करिए आप वैल्यू पुटिंग से। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं 90 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक टोपी 68 रुपए में बेची जाती है। जो टोपी का रेट है वो 90 रुपए है और बेच रहा है 68 रुपए में, तो कह रहे हैं डिस्काउंट बताना। तो देखिए यहां से 22 रुपए का डिस्काउंट है, 90 पे इंटू 100 कर लीजिए। सॉल्यूशन करना है बस आपको, केवल 0 से 0 खत्म। 220 बटे 9 को जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए 9 दूनी 18, बचा आपके पास 4, 9 चौको 36, 24 वाला कोई ऑप्शन दिख रहा है उसको आंसर टिक करिए, आगे बढ़िए, है ना। पूरा भाग देने की जरूरत भी नहीं है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। देखिए जिस तरीके से जितना छोटा हो सकता है एग्जाम में उतना छोटा करने की कोशिश किया करिए। जितना आप एक्सपेंड करेंगे, जितना आप टाइम वेस्ट करेंगे, आपका नुकसान होने वाला। CHSL बहुत अच्छे वैकेंसीज हैं आपके पास, CGL में अच्छे खासे पद हैं आपके पास, मेहनत करते रहिए, बढ़िया हो जाएगा आपका। और मैथ्स एक ऐसी चीज है जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। कह रहा है दो संख्याओं का LCM 4104 है और HCF 9 है। अगर उनमें से एक संख्या 171 है तो दूसरी संख्या 4104 इंटू 9, पहली LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या कर दीजिए। दूसरी संख्या हमको नहीं पता, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। 9 से काट दीजिए, ये 19 बार में खत्म, इसको काटेंगे 19 दूना 38 बचा आपके पास 3 बचा, तो 19 से कम 19 बचा 11, 19 छक्का 114, तो 216 वाला आपका आंसर सही हो गया। ये हो गया आपका आंसर।
आप बहुत आसानी से देख सकते थे, ऐसे देख सकते थे 9 चौको 36, इधर से 1 है, डिवाइड करेंगे यूनिट डिजिट 6 आएगा, वहां से आंसर देख सकते थे। टिपिकल सवाल नहीं है, ज्यादा दिमाग ना लगाएं, सीधे सीधे उठा के जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना कर लें। ये हो गया आपका 20 क्वेश्चन नंबर 20। कई बार सेम अगर यूनिट डिजिट दिया हो तो फंसने के चांसेस रहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 नंबर कह रहा है पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई, अगले वर्ष 8% कमी हो गई, अब दूसरे वर्ष के अंत की जनसंख्या पता है। तो देखिए कैसे कैसे करेंगे ऐसे सवालों को, एक सिंगल लाइन में क्या करिए। पहले वर्ष 12% अगर वृद्धि हुई तो 112/100 हो गया, और दूसरे वर्ष 8% की कमी हुई तो 92/100 हो गया, और एट द एंड जो दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या है वो 64,400 है। तो अब आपको बताना है पहले वर्ष के शुरुआत में कितनी थी। तो जो जो कट सकता है, जैसे इसको 23 से काटे थे, 23 चौको 92, इसको काटेंगे 23 से 69 ज्यादा हो जाएगा, 23 दूना 46, 46 के बाद बचा 18, 18 बचा तो 8 बार में खत्म, ये हो गया आपका 28। 14 से काटिए, 14 8 112, 14 दूनी 28, ये हो गया 200। अब आप 4 से काटेंगे, ये हो गया आपका 50। अब जैसे ही आपने देखा ये 2 से काटा, 2 चौको 8 और ये हो गया 25। अब इस 4 से आप क्या काटिए, इसको 25 को काटिए, 25 इंटू 25 हो गया 625 और 2 जीरो, तो जो शुरुआत में जनसंख्या रही वो रही होगी 62,500। सॉल्यूशन कर लीजिए, एक बार में हो जाएगा। सक्सेसिव से कर सकते थे, और भी तरीके हैं इसको करने के, नेट चेन से कर सकते थे। 12% वृद्धि हुई, 8% कमी हुई, तो 12 अट्ठे 96, 0.96 और कम कर दीजिए, तो आपको पता चल गया कि जो वृद्धि हुई है वो कहीं ना कहीं प्लस का समथिंग 8.96 अगर देखेंगे तो 8.96 3.0%। तो अगर 3.0% 103.04 का वैल्यू देखेंगे, सीधे सीधे वहां से देख सकते हैं। बट सॉल्यूशन टफ हो जाएगा अगर हमसे सिर्फ ये पूछा होता कि कितने परसेंट की वृद्धि, तो नेट चेंज सही रहता है। आप इससे करिए, सीधे निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। सॉरी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है निम्न दिए गए ग्राफ का अध्ययन करते हुए निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। कह रहा है वर्ष 2017 में ए राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या। वर्ष 2017 में ए राज्य में भर्ती किए हुए वर्ष 2017 में ए राज्य में, तो ए राज्य में भर्ती लोग हैं वर्ष 2017 में 10 लोग, और कह रहा है वर्ष 2019 में बी राज्य में, तो वो लोग हैं 22 लोग। अब 22 लोग हैं, तो कह रहा है दिए गए प्रवक्ताओं की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो आप क्या कर दीजिए, 10/22 इंटू 100 कर दीजिए। जैसे ही आपने तो ये 500/11 करेंगे, या 5/11 जो होता है वो 45.45% होता है। आप करके देख लीजिए, 11 चौको 44 बचा 6, 11 पचे 55, तो 45.45% ही उसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सीधा सीधा सा क्वेश्चन था ये आपका क्वेश्चन नंबर 21। चलते हैं 22 देखते हैं, सॉरी 23 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित चार्ट का अध्ययन करते हुए आपको ये बताना है कि किस कर्मचारी का स्कोर क्या था। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। सभी कर्मचारियों के कुल स्कोर में से कार्तिक के स्कोर का प्रतिशत। कार्तिक देखिए ये है आपका कार्तिक, जो आप सबसे पहले दे रखा है, तो जो दे रखा है वो 80 दे रखा है कार्तिक को, और 360 डिग्री पे इंटू 100 कर लेते हैं। तो जैसे ही आपने किया, ये शायद मेरे हिसाब से क्योंकि कलर वाइज दे रखा है, तो ये आपको कार्तिक सबसे लाइट दे रखा है शायद, कार्तिक ठीक है। आप ऐसे ही आपने जैसे ही देखा 4 दूनी 8, 4 नेम 36, 200/9 देखेंगे, तो 200/9 से जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 9 दूनी 18, 22 दशमलव समथिंग परसेंटेज आएगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं दे रखा है। तो हो सकता है मे बी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा फिगर से क्लियर हो नहीं पा रहा है, लेकिन आप करने का प्रोसेस यही रखेंगे, ये बात याद रखिए। हो सकता है कि कार्तिक जो हो वो 85 वाला हो, इस तरीके से किया जाएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर 22.22% आएगा, बट हो सकता है मे बी इसके चांसेस है कि 23.14, क्योंकि 85 वाला भी आंसर हो सकता है। तो इस तरीके से देख लीजिएगा। चलते हैं आगे बढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं आ रही है फिगर में, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कह रहा है प्रसाद एक बाइक पर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 96 किलोमीटर, और कार में 31 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 124 किलोमीटर, और घोड़ा गाड़ी में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 105 किलोमीटर जाता है। तो तय की गई दूरी, पूरी दूरी के लिए औसत चाल। देखिए ये बहुत बढ़िया सवाल, 3 अलग अलग दूरियां 3 अलग अलग चाल से तय की गई हैं। तो ऐसे में एवरेज स्पीड के लिए जो फॉर्मूला यूज किया करिए वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यूज कर लिए, कुल दूरी बटे कुल समय। तो दूरी कितनी है, पहले 96 है, फिर है 124 और फिर है 105।
तो ये टोटल दूरी हो गई बटे टोटल समय। पहली वाली दूरी 96 16 की चाल से जा रहा तो 6 घंटे, दूसरी वाली 124 31 की चाल से तो 4 घंटे, तीसरी वाली 105 7 की चाल से तो 15 घंटे। तो टोटल दूरी 196 और 24 जोड़ेंगे तो 130, 220, 220 और 105 जोड़ेंगे तो ये हो गई 325 टोटल दूरी हो गई। और टोटल 6 4 25 ये आपका टोटल टाइम हो गया। 25 एकम 25 बचा आपका 25 एकम 25 के बाद 7, 25 से 75, जो इनकी एवरेज स्पीड आ गई वो 13 किलोमीटर प्रति घंटे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये सेकंड ऑप्शन। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलेंगे कि थर्ड क्या 25 क्या कह रहा है, थर्ड ऑप्शन उसका आंसर सही है। कह रहा है नीचे दी गई तालिका में 5 विभिन्न देशों में 2 व्यक्तियों की कमाई को दर्शाती है। कह रहा है पी की कुल कमाई का क्यू की कुल कमाई से अनुपात क्या है। अच्छा, पी की कुल कमाई देखेंगे आप तो 105 ये पी की कमाई है और ये क्यू की कमाई है। तो जैसे ही आप देख रहे हैं 5 6 5 11 11 5 16 16 5 21 आपका हासिल लग गया 2 2 9 2 11 11 6 17 17 1 18 18 3 21 हासिल 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 511 ये पी की कमाई हो गई। अच्छा 511 आ गई तो पक्का आंसर थर्ड ऑप्शन ही होगा। खैर फिर भी आगे देख लेते हैं क्यू की कमाई कितनी होगी। 6 2 8 8 16 देखिए बिल्कुल आंसर मैच करता जा रहा है। अब ये 7 7 2 9 9 1 10 10 5 15 आपका हासिल 1 लग गया, 3 4 1 5 ये देखिए। और अब जब आप आंसर देखेंगे तो 511 अनुपात 556 ये आपको इसका थर्ड ऑप्शन सीधा सीधा दिख रहा है। तो ये थे आज के 25 सवाल। देखिए किसी भी क्वेश्चन में अभी तक ऐसा कोई कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था ही नहीं जिसमें आपको कोई दिक्कत हो। तो ये आज के 25 क्वेश्चंस मैंने बहुत कोशिश की आपको अच्छे से समझाने में, कि अगर इसके बाद भी आपको कोई समस्या लग रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।